हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इन्फ्लेशन के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास में अपने ढेर सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे थे। सबसे बढ़िया इन्फ्लेशन कौन सा था? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठप 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 ठप। हाइपर इन्फ्लेशन। खैर, पहले अपने इन्फ्लेशन के डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the general price level. वापस से, इन्फ्लेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ persistent and appreciable rise in the general price level. प्राइस लेवल कैसा बढ़े? ओवरऑल बढ़े, एक एक का नहीं, सबका बढ़े। ठीक है, प्रोसेस हो, इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, एंड दिल दहला देने वाला प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो ओके। आज अपने घुसते हैं अफेक्ट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अफेक्ट्स। इन्फ्लेशन का किसी किसी को पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलता है तो किसी को नेगेटिव इफेक्ट्स मिलता है। इन्फ्लेशन के दोनों इफेक्ट्स है, किसी को पॉजिटिव तो किसी को नेगेटिव। अपने को वही देखना है किसको किस तरीके से इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो यहां से आ सकता है, अ मॉडरेट डोज ऑफ इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन हल्का सा हमेशा बढ़ना चाहिए। क्यों? आओ देखते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है। रीजन बड़ा सिंपल है। क्या रीजन है? पहले मान लो इतना प्राइस में प्रोड्यूसर अपना कमोडिटी बेचता था, इतना प्राइस में। ठीक है, प्राइस के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉस्ट, कॉस्ट और प्रॉफिट। सिंपल एकदम, है ना? अब पकड़ लो, इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन होने का मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मान लो यही सेम कमोडिटी पकड़ते हैं अपने, इसका प्राइस बढ़ के इतना हो गया, कॉस्ट तो उतना ही रहा है। कॉस्ट इनिशियली उतना ही रहता है, प्रॉफिट फिर क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, तो इस चक्कर में बताओ प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा आउटपुट बढ़ाएगा। पढ़े थे ना आपने सप्लाई चैप्टर में कि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ता है, सप्लाई इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मिलता है उसको। ठीक है ना? तो आउटपुट बढ़ाएगा वो। आउटपुट बढ़ाने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। सिंपल एकदम। ठीक है, वो तो बाद में। अब समझना ये चीज, तुम लोगों को क्या बोले, कॉस्ट फिक्स्ड है। कॉस्ट फिक्स्ड है, ठीक है। अब समझो ये चीज, एक दो महीना हो जाए उस बात को। कंपनी का कॉस्ट मतलब हम जैसे लोगों का वेजेस एंड सैलरीज, हाँ कि ना? है ना? कंपनी जो कॉस्ट बेयर कर रहा है मतलब वो पगार दे रहा है अपने सैलरीड पीपल को। क्लियर? अब सैलरीड पीपल बोलेंगे भाई साहब प्राइसेस तो बहुत बढ़ गए इकोनॉमी में, हमारा इनकम भी बढ़ाओ आप। तब फिर जाकर क्या करेगा एंटरप्रेन्योर? तब उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तब जाकर उसका कॉस्ट बढ़ेगा। पर जितना प्राइसेस बढ़ रहा है उतना ही वो कॉस्ट बढ़ाए, उतना ही वो सैलरी बढ़ाए, ऐसा नहीं करता है वो भी छल कपट करता है। पकड़ लो, अगर इन्फ्लेशन 10% हो रहा है देश में, तो वो 7% वेजेस बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो भी प्रॉफिट तो ज्यादा ही मिल रहा है उसको, बस तो वो खुश एकदम। वो आउटपुट बढ़ाते जा रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहा है। देखिए हर साल वर्कर्स का सैलरी बढ़ा। हाँ, आ जाओ। भैया पर वो डायरेक्टली थोड़ी ना प्राइसेस बढ़ा देगा। वो पहले अगर उसका कॉस्ट बढ़ेगा तभी तो प्राइसेस बढ़ाएगा, वरना दैट इज वन थिंग। ऑटोमेटिक क्यों बढ़ाएगा? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आज एप्पल अपना प्राइसेस क्यों बढ़ा के रखता है? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपना। पर अगर जैसे ये नॉर्मल चीज है जिसमें पहले तो उसका प्रॉफिट्स कम था, हाँ, तो वो अचानक से ज्यादा करेगा तो डिमांड कम नहीं हो जाएगा, मतलब लोग फिर नहीं, लेंगे, उस हिसाब से वो प्रॉफिट बढ़ाएगा अपना कि लोग फिर भी खरीदे। तो उस हिसाब से वो प्राइसेस बढ़ा देगा, तब फिर कॉस्ट। आज पकड़ लो, हर साल अपना फीस जो है 100-100 रुपए से बढ़ता है, बिकॉज पता है भाई इन्फ्लेशन इतना हो रहा है कि 100 रुपए एक सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। अब हमारे एक सब्जेक्ट में 500 रुपया बढ़ा देंगे, तब तो डिमांड खत्म हो जाएगा पूरा, है ना? तो वो उस हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। वो तो उन लोग का स्टडी सब किया हुआ रहता है, उन लोग के सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पंडित बैठे रहते हैं। आ जाओ ओके। तो बोलो, मॉडरेट डोज इन्फ्लेशन का नेसेसरी है कि नहीं?
बहुत नेसेसरी है। आज प्राइस वही रहेगा, 10 साल से प्राइस वही है, तो हर साल प्रोड्यूसर के घर में उतना ही रुपया आ रहा है जितना पहले आता था, उसको उतना मजा नहीं आएगा। आदमी क्या चाहता है, चाहे वो सैलरीड पीपल हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, क्या चाहेंगे वो, कि हर साल इंक्रीमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए या सैलरी कमाए। तो इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, मॉडरेट डोज। ओ, माइल्ड डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन। प्राइसेस इंक्रीज होगा बच्चों, तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, तो इंसेंटिव मिलेगा टू द प्रोड्यूसर्स टू अंडरटेक मोर इन्वेस्टमेंट। समझ में आया ये चीज? इससे प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिल रहा है कि चलो कमाई तो अच्छा हो ही रहा है, और इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, और इन्वेस्ट करेंगे। इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन। आ जाओ। तो इससे क्या है, जैसा मैंने बताया था, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नहीं क्या, माइल्ड इन्फ्लेशन, है ना। इट लुब्रिकेट्स द व्हील्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब समझ में आता है? हाँ, जो पहिया है ना, इकोनॉमी का जो पहिया है, जो जाम होते जा रहा है, हाँ, उसमें वो ग्रीस का काम करता है, तेल का काम करता है, उसको लुब्रिकेट कर देता है। क्लियर है ये? बोलो। ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर भयंकर इन्फ्लेशन होगा, भयंकर इन्फ्लेशन अगर होगा, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद द इकोनॉमी। हो सकता है आरबीआई बहुत नोट्स प्रिंट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, 200-200 रुपए का पिज्जा तुम्हारा 2 लाख का पिज्जा हो जाएगा। वो खराब चीज है एकदम। उसमें रियल औकात जो है ना पैसे का, वो घट जाता है। पर थोड़ा बहुत हर साल बढ़े तो वो अच्छा है। आज ऐसे पकड़ लो, हम मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किए थे पहले, मेरे को शायद याद आ रहा है 400 रुपया 500 रुपया में, महीना का 400 रुपया 500 रुपया में स्टार्ट किए थे। अब 11th का फीस है 1000 रुपीज। अगर अभी भी 400-500 होता, हाँ, और महंगा होते जा रहा है इतना अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो मेरे को मन करता पढ़ाने का? नहीं। 400-500 रुपया साल में, महीना में क्या पढ़ा के कमा लेते हम? तुम्हें वो पता है दिल्ली में क्या हाल है? कभी सुना है तुम लोग? दिल्ली में क्लास 9 के मैथ्स का 2500 रुपया, क्लास 9 के मैथ्स का 2500 रुपया महीने का। 2500। अच्छा 2500। तुम क्या सुना? ओ, 25 रुपया नहीं, 2500 बोले थे तो हम। हाँ। उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास का अलग, वहां पे घंटे के हिसाब से पढ़ाता है उन लोग। साउथ कोई डाटा भी तो यही सिस्टम। वहां पे भी मोटा मोटी कहीं की जगह में होता है ऐसे। सोचो, घंटा घंटा का रुपया लेता है उन लोग, ऐसा हाल है। ठीक है, आओ, अब हम लोग मेन पार्ट में घुस रहे हैं। अरे बाबू, महीने का बोलो। आओ, ध्यान दो, किस किस एरियाज में बात करना है अपने को। एक है अफेक्ट ऑन कैपिटल अक्यूमुलेशन, कैपिटल अक्यूमुलेशन के ऊपर लिख लो इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अक्यूमुलेशन मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक अपने देखेंगे अफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट इनकम, कॉन्फिडेंस इन द करेंसी, social and moral degradation. You know what is degradation? Political instability, प्रोडक्शन में अफेक्ट पड़ता है। और सबसे मेन आएगा 7th पॉइंट, सबसे मेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आओ ऊपर आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं अपने कॉन्फिडेंस इन द करेंसी का। आओ, कम टू कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। इंडिया में रुपीस चलता है, राइट? अपने रुपीस क्यों यूज करते हैं? तो गवर्नमेंट उसको जनरल एक्सेप्टेंस दी और हम लोग उसको भरोसा करते हैं।
हम लोग भरोसा करते हैं, यस, हम लोग रुपये में भरोसा करते हैं। आज पकड़ लो रुपये का औकात पूरा खत्म हो जाए, पूरा खत्म हो जाए रुपये का औकात, तो हम लोग भरोसा भरोसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो हम लोग रुपीस को यूज नहीं करेंगे। फिर हो सकता है हम लोग गोल्ड में शिफ्ट मार ले, हो सकता है हम लोग यूएस डॉलर्स में शिफ्ट मार ले। इट्स ऑल अ खेल ऑफ भरोसा। जब तक पब्लिक फेथ है करेंसी सिस्टम में, तब तक वो करेंसी सिस्टम स्ट्रांग है। भगवान का पूजा तब तक होगा जब तक भगवान को मानने वाले लोग जीवित है ना? जब भगवान को मानने वाले लोग जीवित ही नहीं रहेंगे, तब भगवान को पूजा ही नहीं करेगा फिर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, तो रुपया का औकात क्या है? बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। तुम लोगों को तो बताए थे जिम्बाब्वे का स्टोरी, जर्मनी का भी बोले थे। तो ये सब में क्या हो रहा था लास्ट टाइम देखे थे ना आपने? पहले लोग क्या करते थे? पॉकेट में पैसा लेके जाते हैं। पहले लोग पॉकेट में पैसा लेके जाते थे और बास्केट में फूड लेके आते थे। अब हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, बास्केट में लोग रुपए लेके जाते हैं और पॉकेट भर फूड लेके आते हैं। तो पूरा वातावरण हिल जाता है इसमें। पता है सबसे सेफ हेवन कमोडिटी वर्ल्ड का क्या है? सेफ हेवन कमोडिटी गोल्ड। गोल्ड। तुम्हारा डॉलर गिरे, रुपया गिरे, कुछ भी गिरे, गोल्ड हमेशा स्टैटिक मतलब डायनामिक रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो लोग फिर गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। शॉर्ट रन में डाउन हो सकता है पर लॉन्ग रन में हमेशा बढ़ेगा। ठीक है? कॉन्फिडेंस इन द करेंसी आओ। अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो पीपल लूज कॉन्फिडेंस इन करेंसी, नॉट लाइक टू होल्ड देयर डोमेस्टिक करेंसी, नॉट लाइक टू होल्ड देयर डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब समझ में आया? डोमेस्टिक करेंसी मतलब उसके कंट्री का जो करेंसी है, अपने यहाँ रुपया हो गया जैसे। तो हम लोग कहां शिफ्ट हो जाते हैं? हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं बार्टर सिस्टम में। वी स्टार्ट यूजिंग बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल, हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में हुआ था 1923 में। पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मार्क, जर्मन करेंसी। मेरे पास एक मार्क का करेंसी पड़ा हुआ है, एक नोट पड़ा हुआ है 1923 का। ये अब तो सवाल ज्यादा होगा। हाँ, अब तो कलेक्टिबल हो गया ना वो। अब कहीं दिखता नहीं है, बोल के इट्स अ कलेक्टिबल रेयर आइटम। तो अब जितना आदमी सामने का रुपया दे सकता है उतना वो देगा। आज तुम लोग ये पकड़ लो आरुष, तुम एक कलेक्टिबल इंसान है कि भैया हम तो ये सब कलेक्ट करते हैं, हम तुमको अच्छा प्राइस में बेचेंगे, 10,000 20,000 में। समझा? ऐसे कर। मार्क का जैसे मार्क का वैल्यू तो होगा। वहां पे मार्क यूज नहीं होता। जैसे पकड़ लो, यूं क्या बताए, इतना बड़ा करेंसी नोट है, मार्क इतना बड़ा करेंसी नोट है वो। नेक्स्ट क्लास के पहले याद दिलाना तो ले आएंगे तुम लोगों को दिखाने के लिए। दैट इज द पॉइंट। अरे अपना ही देख लो ना, अपना ही 500,000 रुपए का जो नोट था पहले का, कितना बड़ा था, और अभी कितना छुटंकी सा हो गया है। खर्चा करने में मजा ही नहीं आता 500 रुपया। ठीक है, आओ नेक्स्ट। सोशल एंड मोरल डिग्रेडेशन। यहां ना इन्फ्लेशन के समय आदमी वो कर बैठता है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एग्जाम्पल, चोरी चकारी, डकैती। कभी सपने में नहीं सोचा था, उसका 1 लाख रुपया का जॉब था, मैंने कहा अब इन्फ्लेशन में सब पैसा गायब। तो अब वो चोरी चकारी पे उतर गया है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? सोशल एंड मोरल डिग्रेडेशन। ठीक है? यहां पे यू स्टार्ट डूइंग आउट ऑफ योर डेस्परेट नेचर, यू स्टार्ट डूइंग अनडिग्निफाइड थिंग्स जस्ट फॉर सर्वाइवल, जस्ट फॉर सर्वाइवल। सोशल एंड मोरल डिग्रेडेशन, आ जाओ। हाँ, people start getting involved in things which they had never thought they would do. They had never thought they would do. Thefts करता है इंसान, robberies करता है, so as to survive.
थेफ्ट, रॉबरी, सब गंदा काम करेगा सो एज टू सर्वाइव। स्मॉल टाइम क्राइम्स थ्राइव। स्मॉल टाइम क्राइम्स, इसका मतलब क्या हो गया? छुटपुट, पेटी थेफ्ट्स बोलते हैं इसको अपने, पेटी थेफ्ट्स। ऐसा नहीं कि बैंक में डाका डाल देगा, नहीं, पर रास्ता में तुम चलोगे ना, हाँ, तुम्हारा पॉकेट मार लेगा वो, तुम्हारा पॉकेट मार लेगा। पेटी थेफ्ट्स करेगा कि भाई दिन का खाना पीना आ जाए, बस वही हिसाब है। क्या सोचते हो, जस्टिफाइड है ये? वही, दैट इज द क्वेश्चन। पता नहीं ना अपने को ये चीज, अपने तो कभी सोचे नहीं है, क्या पता अपने समय इतना इन्फ्लेशन आ जाए कि एक दो दिन अपने को भी ऐसा करना पड़े। कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आओ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इट हैज टू डू विथ पॉलिटिक्स। आज किसका गवर्नमेंट है? नमो नमः, नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है। पकड़ लो, इनके टेन्योर में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, गंदा वाला हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, तो ऑपोजिशन गाली देगा ना, राहुल गांधी सबसे पहले, है ना? तो जनता भी ब्रेन वॉश हो जाएगी, फिर जनता भी देखेगी हाँ भाई, मोदी साहब तो अच्छे से देश को संभाले नहीं है, हम तो और दुविधा में पड़ गए। तो नेक्स्ट टाइम वो किसको वोट देंगे? राहुल गांधी। बोले ना, जो आदमी करने का कभी नहीं सोचा था वो कर बैठता है। तो इससे क्या होगा बच्चों? पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा। इवन दो यू आर वेरी गुड, बट जस्ट बिकॉज एक खराब काम हो गया, तुम्हारे कारण तो नहीं बोलेंगे, पर तुम्हारे समय इकोनॉमी में, तुम गया फिर। इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। आओ, हाँ, मेजर पॉलिटिकल इशू ड्यूरिंग मेनी इन्फ्लेशंस। कंट्रोल कौन करता है सर, ये इन्फ्लेशन कितना बढ़ा दिया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे करेगा? तुम्हारा लोन का रेट्स बढ़ा देगा, लोन का रेट्स। जैसे तुम अभी लोन ले रहा है, मान लो 10% में गाड़ी का लोन ले रहा है, तो ऐसे बहुत लोग लोन ले रहे हैं, तो उसको 20% कर देगा। तो लोग लोन लेगा फिर? नहीं लेगा, कम हो गया वो। गवर्नमेंट चाहेगा लोगों का स्पेंडिंग कम हो, लोगों का स्पेंडिंग कम हो, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, तो वो खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा किए जा रहे हैं, तो प्राइसेस ड्राइव होते जा रहे हैं ऊपर। तो लोगों के स्पेंडिंग को रोकना है, उससे क्या है, प्राइसेस कंट्रोल में आ जाए। इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। तो मेजर पॉलिटिकल इशू बन जाता है ड्यूरिंग मेनी इलेक्शंस। गवर्नमेंट, many a government lost power because of persistent rise in prices, because of persistent rise in prices। आरुष, क्लियर है ये? तो बोलो, अपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए अभी तक? पहला आपने क्या पढ़े? कॉन्फिडेंस इन द करेंसी। दूसरा आपने पढ़े सोशल एंड मोरल डिग्रेडेशन। एंड लास्ट जो भी हमने पढ़ा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तुम लोग को ये सब याद नहीं रखना है, डोंट वरी। तुम लोग का खुद क्वेश्चन पूछेगा उन लोग, किसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। नहीं तो हम तो निमोनिक दे देते इसका, पर निमोनिक का दरकार नहीं है। इससे वैसे ही है, इसका से फोर इफेक्ट्स ऑफ लाइक फोर इफेक्ट्स, वही सेम तो बैलेंस ही हो सकता है। नहीं नहीं, पहले से ही ऐसे था। चलो नेक्स्ट आओ, अफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट इनकम। एक्सपोर्ट इनकम समझ में आता है? फॉरेन The domestic goods that we sell to foreigners and whatever they pay to us in dollars या whatever currency, it is called our export income। एक्सपोर्ट इनकम को अपने बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट इनकम को अपने बोलते हैं इज्जतदार लैंग्वेज में फॉरेन एक्सचेंज। जिसको जहां जो समझ नहीं है प्लीज पूछना, बट डोंट इंटरप्ट व्हेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड थिंग्स। उसके बाद जो पूछना है पूछो। तुम लोग 12 में देखेगा, फॉरेन एक्सचेंज बोल के एक चैप्टर आएगा अपना, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा ये, फॉरेन एक्सचेंज। इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा अपने को।
कि कैसे जो अपना डॉलर्स का रुपया है ना, मतलब अभी कितना चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 83 के आसपास, यस, 85 तक आ गया। मतलब 83 to 85 के बीच में क्या है, वो ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड कर रहा है। तो वो सब कैसे होता है, क्यों होता है, सब तुम लोग जानेगा इसको बाद में। ये डर्टी फ्लोटिंग नहीं बोलते हैं रे। आ जाओ। ठीक है। अफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट इनकम। अगर एक कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, एक कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, तो उस कंट्री का बनाया हुआ गुड्स क्या होगा, काफी महंगा होगा, है कि नहीं। इंडिया का बात कर लो। मान लो इंडिया में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, तो इंडियन मेड गुड्स काफी एक्सपेंसिव होगा कि काफी चीपर होगा, काफी एक्सपेंसिव होगा। तो बाहर उसको बेचेंगे हम लोग तो काफी एक्सपेंसिव रेट में बेच रहे हैं। हो सकता है सामने वाले कंट्री को कोई और कंट्री सेम प्रोडक्ट सस्ता में दे दे, तो तुम्हारे तो वाट लग गई फिर, है ना। तो तुम तो बेच ही नहीं पाओगे बाहर सामान, तो तुम्हारे यहां एक्सपोर्ट इनकम आएगा क्या, नहीं। आज पकड़ लो, मान लो ये चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान। मान लो पाकिस्तान में राइस का बात कर रहे हैं, राइस 1 किलोग्राम का बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना इन्फ्लेशन हो गया कि 300 रुपया पर किलो में राइस आ रहा है, और इंडिया में 30 रुपया में आ रहा है। पहले चाइना किससे खरीदता था, मान लो पाकिस्तान से खरीदता था। अब पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है, तो चाइना से खरीदेगा क्या, ये रास्ता वो बंद कर देगा, भारत से खरीदेगा। क्लियर है ये चीज। सो इससे पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट इनकम मिलता था वो बंद, सब बंद। आओ। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज अ कंट्रीज हायर देन इन अदर कंट्रीज, तो उसका जो कंपिटिटिवनेस है वर्ल्ड मार्केट में वो डिक्रीज। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक कंट्री का अगर हायर है एज कंपेयर टू बाकी सब कंट्रीज, ठीक है, तब उस कंट्री का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वर्ल्ड मार्केट में वो कम हो जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब द एबिलिटी टू सेल गुड्स, द एबिलिटी टू सेल गुड्स, ठीक है ना। आओ, क्या है इनका जो प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स इंक्रीज हो जाएगा, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इनका डिमांड घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा। क्लियर। प्राइसेस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या है, घट जाएगा आराम से। तो इससे होगा फॉल इन एक्सपोर्ट, एडवर्स अफेक्ट ऑन द एक्सपोर्ट इनकम, एडवर्स अफेक्ट ऑन द एक्सपोर्ट इनकम। जय, ठीक है, फीलिंग अनईजी, पानी पी लो। तुमको सर ठंडा लग रहा है क्या, ठीक है। यहां पे एक और चीज लिख लो तुम लोग, यहां एक्सपोर्ट का बात किए ना, एक्सपोर्ट इनकम हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट इनकम कम आएगा, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट्स का बात करता हूं, लिख लो इंपोर्ट्स बढ़ेगा, इंपोर्ट्स हम लोग बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे यहां सामान महंगा मिल रहा है हमको, तो हम कहां से मंगाएंगे सामान, बाहर से मंगाएंगे। आज पाकिस्तानियों का सोचो, थिंक अबाउट द पाकिस्तानी पीपल। वो एक राइस, पाकिस्तान का एक राइस खरीद रहे, 1 किलो राइस कितना पड़ रहा है, 300। तो उससे बढ़िया वो क्या करेंगे, वो इंडिया से इंपोर्ट करवाएंगे ना, इंडिया से इंपोर्ट करवाएंगे। भाई इंडिया वाले 30 का उनको 60 में भी बेचे, तो भी तो पाकिस्तानी लोग अच्छे से जिएगा। कहां 300 में खरीदता अपने यहां, कहां वो इंडिया से इंपोर्ट करवा रहा है। समझ में आया ये चीज। चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग, अफेक्ट ऑन कैपिटल अक्यूमुलेशन। इसका मतलब समझना तुम लोग। पहले तो लॉजिक बताते तुम लोग को, अपने पैसा सेव करते हैं, पैसा सेव करके कहां कहां रखते हैं अपने, बैंक में रखते हैं, या तो घर में कैश में रखेंगे या तो बैंक में रखेंगे।
तो हम लोग जो सेविंग का पैसा है वो बैंक में छोड़ रहे हैं। बैंक वाला वो पैसा से क्या करेगा? प्रोड्यूसर्स को लोन देगा। यस, वो लोन देगा फॉर इन्वेस्टमेंट। तुम बोला इन्वेस्टमेंट करेगा, गलत। क्या बोलेंगे? लोन देगा फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है? जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, इन लोगों को वो लोन दे देगा। ठीक है? तो ये एक जनरल सा चीज है। क्लियर? अब एक चीज समझो तुम लोग, तुम सेव कर रहे हो पैसा, बैंक में जमा कर रहे हो, बैंक वाला तुमको कितना देता होगा सेविंग्स अकाउंट में? 2 से 3%। 3% एवरेज पकड़ लो, 3% पर एनम। एफडी में देता है तुमको 7 से 9% के आसपास। नॉर्मली सेविंग्स अकाउंट में 3% मिलता है। क्लियर? तो मान लो मैंने बैंक में 1,000 रुपया रखा, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा वो? हाँ, 1,003। 30 30। हाँ, 30। जय बोला नहीं कुछ? 1,030 रुपया हो जाएगा। वाह, 30 रुपया का कमाई हुआ भैया 1 साल में। चलो ठीक है, बस खत्म। अब मान लो इन्फ्लेशन हो रहा है, गंदा वाला इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन हो गया है 30% पर एनम। 30% पर एनम। तो तुमको सेव करने का मन करेगा क्या? महंगा हो रहा है सामान 30% और तुमको बैंक वाला खुश रख रहा है 3% में। तुम कतई सेव नहीं करोगे। तुम सेव करोगे नहीं, तुम हटा दोगे इस चीज को। यू वोंट सेव। अब एक बात बताओ, तुम लोग पैसा सेव नहीं करेगा, बैंक के पास पैसा आएगा? बैंक के पास पैसा नहीं आएगा। बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो वो लोन देगा? वो लोन नहीं दे पाएगा। गेटिंग इट? तो क्योंकि सेविंग्स कम हो रहा है तो वो लोन कम दे रहा है, और लोन अगर कम देगा तो इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूरा साइकिल समझ में आया ये? दिस इज द थिंग। और इन्वेस्टमेंट को अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, कैपिटल अक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो जो यहां इतना बड़ा सा चीज लिखा हुआ है, वो हम यहां तुम लोग को पहले एक माथा में घुसा दी है कि क्या आपने पढ़ने वाली है। क्लियर? एक बात बताओ, अगर वो रुपया जमा करता फिर भी उसका मनी इनकम बढ़ता कि नहीं? बढ़ता मनी इनकम? हाँ, मनी इनकम एक्चुअल वैल्यू वेरी गुड। मनी इनकम बढ़ेगा, उसका 30 रुपए एक्स्ट्रा दिख तो रहा है, मनी इनकम बढ़ेगा। बट उसका जो रियल इनकम है, अपने क्या बोलते हैं इसको? रियल इनकम स्लैश अपने बोलेंगे परचेजिंग पावर, ये घट जाता है। ये घट जाता है, पैसा का औकात घट जाता है। रियल मनी इनकम बढ़ गया। क्लियर है ये चीज? रियल इनकम घट जाएगा, क्यों? बिकॉज जिस चीज में तुम खर्चा करता ना पैसा, वो 30% उसका प्राइस बढ़ गया है। समझा? मान लो 1,000 रुपया में तुम पहले आ, 5 मूवी टिकट्स खरीद पाता। तुम पहले 5 मूवी टिकट्स खरीद पाता। अब पकड़ लो 30% इन्फ्लेशन हो गया है, तो मूवी का टिकट्स का प्राइस बहुत बढ़ गया है। तो वही 1,000 रुपया, क्या तुम 1,030 रुपया पकड़ लो, तुमको वही मिला है ना 1,030। 1,030 में तुम 3 मूवी टिकट खरीद पाएगा। बोलो, मनी इनकम बढ़ा है कि नहीं? बढ़ा है। बट रियल इनकम घटा है। हाँ, डिमांड में पड़े थे अपने। वहां भी समझाए थे ऐसा कुछ, शायद आलू को लेके बताए थे, इनकम इफेक्ट में बताए थे। क्लियर है आरुष ये? आ जाओ, और कुछ पूछना है तो पूछो, वरना इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो आओ। अफेक्ट ऑन कैपिटल अक्यूमुलेशन। हाँ, क्या होता है? रियल वैल्यू ऑफ अक्यूमुलेटेड कैश इवापोरेट्स, है ना? जो जमा किया हुआ धनराशि है, जो बैंक में अपने पैसा जमा किए हैं, इट इवापोरेट्स। मार्क करते जाओ फटाफट, तुम लोग आगे का पढ़ने का ट्राई मत करो, डोंट बी सो इडियोटिक।
जितना पढ़ा रहे उतना तक फॉलो करो, सब पढ़ाएंगे। रियल वैल्यू का मतलब होता है परचेजिंग पावर। लोग क्या है, लोग दे पुट देयर सेविंग्स, कहाँ का अपना सेविंग्स पुट करते हैं, वो मान लो बैंक डिपॉजिट्स में, एनएससीज में, इन सब जगह वो डिपॉजिट्स रखते हैं अपना। तो उनका जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू ऑफ द सेविंग्स फॉलिंग। इसका मतलब समझ में आया? रियल वैल्यू फॉल करता है, कब फॉल करेगा रियल वैल्यू? इन्फ्लेशन के समय, जैसा भी तुमने को बताया, ठीक है ना। आ जाओ। तो उनका मन करेगा सेव करने का? नहीं। तो रिड्यूसेस विलिंगनेस टू सेव। वो बोलेंगे बेटा 30 रुपया मेरे को मिल रहा है सिर्फ, और वहां 30% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम सेव नहीं करेंगे पैसा। साथ ही साथ अबिलिटी ऑफ पीपल टू सेव विल डिक्रीज। लोग पैसा सेव कर भी नहीं पाएंगे। बताते हैं क्यों लोग पैसा सेव कर भी नहीं पाएंगे। मान लो मेरा इनकम है 10,000, ठीक है, मैं इस पे खुश था, पहले बहुत खुश था, मेरे को जो खरीदना होता था मैं खरीद लेता था, पर अब हो गया इन्फ्लेशन। अच्छा एक और चीज, तब मैं सेव भी कर पाता था, मैं सेव कर पाता था 2,000 रुपीज, मतलब मेरा घर कितना रुपए में चल जाता था? 8,000 में, बढ़िया एकदम, ठीक है। अब भैया इन्फ्लेशन का माहौल छाया है, हर तरफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। तो अब इनकम तो मेरा वही रहा, खर्चा मेरा उस सेम चीज को खरीदने के लिए बढ़ गया है। अब मेरा 9,800 रुपया खर्चा हो जाता है सेम सामान के लिए। तो अब मैं सेव कितना करूंगा? 200 रुपया सेव करूंगा। कहां 2,000, कहां 200। तो अबिलिटी टू सेव कम हुआ कि नहीं? कम हुआ है ना। अबिलिटी टू सेव कम हुआ है, बिकॉज टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। अबिलिटी टू सेव कम हुआ। तो क्या क्या चीज कम हुआ है? विलिंगनेस कम हुआ है मेरा, और अबिलिटी भी कम हुआ है। These two words should remind you of demand and supply का definition. और डिमांड रिवाइज करते एक बार। Demand of a commodity refers to quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at different prices during a particular time period. वाह वाह, बहुत बढ़िया, गुड। तुम ऐसे जाने से पूछे तुम लोग से, ठीक है। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी हमारा कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज spend more for purchasing the same quantity of goods and services. आ जाओ। हाँ, तो सेव लेस, स्मॉलर अमाउंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट ऑफ फंड इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सिंपल बात है, इससे हार्मफुल अफेक्ट होगा ऑन कैपिटल अक्यूमुलेशन। आओ एग्जांपल देखते क्या लिखा हुआ है यहां पे। If my bank deposits pays me interest of 5% per year, my deposit of ₹100 will become 105 रुपया in 1 year. ये क्लियर है? 100 रुपया जमा किया मैंने, 5% इंटरेस्ट मिला, 105 रुपया हो गया। एट द सेम टाइम अगर इन्फ्लेशन रेट क्या है? 20%। तो जो 100 रुपया में मैं खरीदता था पहले, अब वो सेम सामान कितना रुपया में आ रहा है? 120। मैं बैंक में 100 रुपए रखा, मेरा बढ़ा, कितना हुआ? 105। पर बाहर महंगाई इतना बढ़ गया है कि 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बिक रहा है। तो मेरा 105 रुपए कोई काम का आ रहा है क्या? कोई काम का नहीं आ रहा है। सो इवन दो माई मनी इनकम हैज इंक्रीज्ड, बोलो बढ़ा कि नहीं मनी इनकम? बढ़ा, बट माई रियल इनकम हैज कंसिडरेबली डिक्रीज्ड। क्लियर है? और यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है इस चीज को लेकर? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब अपने आते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। कम टू इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लेशन हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, एक्सप्लेन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आओ देखते हैं। प्रोडक्शन में सबसे पहला क्या है? अफेक्ट अनसर्टेनिटी।
व्हाट इज अनसर्टेनिटी? Unexpected. अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, नहीं पता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। आज पकड़ लो, अचानक से सारे फूड का प्राइसेस बढ़ जाए, अचानक से हम देख रहे हैं 1-2 महीना बढ़ गया, 1-2 महीना बढ़ गया। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम फीस बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, टू बी इन द सेम लेवल। हम फीस बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, हम समझ नहीं पा रहे ये चीज। हम देख रहे हैं अगर शॉर्ट टर्म का चीज होगा और फीस बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फीस कब बढ़ाना चाहिए? जब लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन आए, बिकॉज तुम लोग के पेरेंट्स का भी इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से, है ना, और हम भी अपना फीस बढ़ाएंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो क्लूलेस होता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है तो मैं क्या करूं उस केस में, अपना बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ। आ जाओ। अनसर्टेनिटी, हाई इन्फ्लेशन कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी, हाई इन्फ्लेशन कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स। क्या क्या चीज के लिए डिफिकल्टी हो जाता है प्रोड्यूसर्स को? टू प्लान बजट्स, टू सेट प्राइसेस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। इन सब चीजों को वो ठीक से माइंड में ला नहीं पाता, इन चीजों को वो ठीक से माइंड में ला नहीं पाता। आज मान लो हम बजट सेट किए कि अभी 1 साल में हम 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे, ठीक है, सेंटर में नया एसीज लगाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे। मैंने एक बजट सेट किया। अब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया 3-4 महीना में ही कि एक एक एसी अब आ रहा है 70,000 का। हम सोचे थे कि 33,000 का एक एसी आएगा, 3 एसी लगा देंगे, 1 लाख रुपया लगेगा मेरा। पर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि 70,000 का एक एक एसी आ रहा है। तब तो मेरा जो बजट किया हुआ था सब बिगड़ जाएगा ना, सब बिगड़ जाएगा वो। तो आदमी समझ नहीं पाता क्या करे तब। आ जाओ नेक्स्ट, फाइनेंसिंग चैलेंजेस। यस, यस, बिजनेसमैन लोग उठाता है बैंक से, क्या उठाता है? लोन्स उठाता है, लोन्स उठाता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। अरे छुटपुट आदमी लोग भी नहीं, मुकेश अंबानी तक लोन उठाता है, पर वो बहुत बड़ा लेवल का लोन उठाता है। 15,000 करोड़ का लोन उठाता है उन लोग। एक बैंक नहीं दे पाता है, 5-6 बैंक मिलके कंसोर्टियम फॉर्म करते हैं, साथ में मिलके रुपया देते हैं उन लोग। कितना लेता है लोन ये? 15,000 करोड़ का। सोचो इस बारे में। हाँ, ये है कि मतलब 2-3 साल में ऐसे लिया था ये। तो अब क्या होता है इसमें, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो तुम पूछा था गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करेगा फिर? लोन्स का रेट को बढ़ा देगा। हाँ, तो जो लोन मान लो 8% में मिलता था पहले, वो लोन अब 18% में मिलेगा। तो फिर लोग लोन कम लेंगे, प्रोड्यूसर्स लोन कम लेगा। आज पकड़ लो, हम कितना एसी का सोचे थे कि 3 एसी लगाएंगे। हम सोचे थे भाई लोन वोन में ले लेंगे, काम खत्म। पर लोन इतना महंगा हो गया है कि हम एक ही एसी का सोच रहे हैं अब। तो मेरे को क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? फाइनेंसिंग चैलेंजेस। फाइनेंसिंग का मतलब लिख लो, फ्रॉम वेयर टू टेक मनी। फाइनेंसिंग का मतलब होता है फ्रॉम वेयर टू टेक मनी। बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि बिजनेस पैसा कहां से उठाए, लोन्स ले, डिबेंचर्स इशू करे, कि शेयर मार्केट में उतर के निकाले पैसा, कि घर से पैसा लगाए। बहुत सारा एवेन्यूज होता है इसमें। तुम लोग आगे पढ़ेगा बीकॉम में, एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के। क्या बोले हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहां सब सिखाया जाएगा तुम लोग को ये सब चीज। फाइनेंसिंग चैलेंजेस, हाँ, rising interest rates on loans, rising interest rates on loans can make borrowing more expensive। तो बोरोइंग काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा इसके कारण। तो हिंडर अबिलिटी टू फाइनेंस एक्सपेंशन। हिंडर मतलब क्या हो गया? मान लो स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्ट, है ना। नेक्स्ट आओ, इंक्रीज इन स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स।
स्पेक्युलेटिव समझ में आता है? Predictive. प्रेडिक्टिव हो गया, गैम्बलिंग टाइप बोल दो, गैम्बलिंग। तुम्हारा दोस्त तुमको बोला कि चिन्नू मिन्नू कंपनी है, उसमें पैसा लगा दो, 2 दिन या 1 हफ्ता में पैसा डबल हो जाएगा तुम्हारा, 1 हफ्ता में पैसा तुम्हारा डबल हो जाएगा। तो तुम पैसा लगा रहे हो उसमें, तो तुम किस बेसिस पे लगा रहे हो, किस व्यू पॉइंट से लगा रहे हो? स्पेक्युलेटिव व्यू पॉइंट से, कि पैसा हमारा डबल हो जाए। तुमको उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तुम जैसे एक होता है ना, टीसीएस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, सब बड़े बड़े कंपनीज है। तुम इसमें इसका शेयर्स खरीदते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कि जैसे कंपनियां बढ़ेंगी मेरा पैसा बढ़ता जाएगा। इट इज नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, इट इज अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। पर तुमको अपना रात चौगुना करना है, ओवरनाइट सक्सेस प्राप्त करना है, तो तुम सट्टाबाजी करोगे, गैम्बलिंग करोगे, उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो प्रोड्यूसर लोग क्या करने लगता है फिर? सट्टाबाजी नहीं बोलेंगे, प्रोड्यूसर लोग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर गैम्बलिंग करता है इन्फ्लेशन के समय। कैसे, आओ बताते हैं। मान लो प्राइस लेवल काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, प्राइस लेवल काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो इन लोग 2 काम करेगा। प्रोड्यूसर्स लोग पहला काम क्या करेगा? परचेज कर लेगा शेयर्स, लैंड्स, जेम्स एटसेट्रा। एंड दूसरा, होल्ड कर लेगा गुड्स को। या 1 और 2 लिख लो, कहां लिखोगे? 1 और 2। प्रोड्यूसर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। तो वो देख रहा है प्राइस बढ़ते जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है। लैंड का पकड़ लो, मान लो लैंड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। वो देखा कल तो 20 लाख था, 1 हफ्ता में 30 लाख हो जा रहा है, 1 महीना में 50 लाख हो जा रहा है। तो वो देख रहा है प्राइस बढ़ते जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो वो अपना काम धंधा छोड़ के क्या करेगा? वो लैंड खरीद लेगा, लैंड खरीदने लग जाएगा, कि भाई जब ऐसे करते करते 1 करोड़ में आएगा तब मैं उसको बेच दूंगा। तो ये वो किस पर्पस से कर रहा है? स्पेकुलेशन पर्पस, सट्टाबाजी के हिसाब से कर रहा है, वो गैम्बलिंग कर रहा है। तो उसका ध्यान पहले कहाँ होना चाहिए था? प्रोडक्शन में। अब किस पे ध्यान है? सट्टाबाजी में, गैम्बलिंग में ध्यान है ना? तो उससे देश आगे बढ़ेगा क्या? वो जो फैक्ट्री दिन रात चालू करके रखा था, वो फैक्ट्री बंद कर दिया है, वो काम ही दूसरा अपना रहा है ना? एंड वो गुड्स को होर्ड कर ले रहा है। होर्ड का मतलब आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, और जब प्राइसेस बढ़ेगा तब उसको बेचेगा। जैसे मास्क हो गया, मास्क नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर। सेकेंड वेव में महामारी था ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल से घुस माने ब्राइब देकर इतना इतना ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने घर पे रख के रखा था, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी दिखाने को। और फिर स्टेटस में डालता था उन लोग कि हमारे यहां से लीजिए, हम आपको ज्यादा रुपया में नहीं देंगे, कम रुपया में देंगे। 2,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर उन लोग 10-10 हजार रुपए में बेचा है। सोचो कैसे करके, क्या करके? होर्ड करके उन गुड्स को। हाँ, अर्निंग क्विक प्रॉफिट्स डू नॉट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। तो ये सब काम अगर प्रोड्यूसर्स करने लग गए तो इट विल नॉट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है? हाँ, बोलो, यहां तक क्लियर था? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब एक लास्ट पार्ट बचा जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें आएंगे हम। ये डायमंड से भी होता है ना बॉडी आउटपुट। हाँ, ठीक है, आओ। अफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब समझ में आ गया? कहां इनकम ज्यादा बह रहा है, कहां इनकम कम बह रहा है। ठीक है? हम बताए थे स्टार्टिंग में आज के क्लास के कि इन्फ्लेशन जब होता है तो कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ सेक्शंस नीचे गिर जाता है। उसी का बात करना है अपने को। आओ देखो, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? ऑल ऑल prices and incomes do not increase at the same rate. Feel this. इन्फ्लेशन के समय अपने को इतना पता है कि सारा चीज क्या होगा? महंगा। सारा चीज इंक्रीज नहीं होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, सारा चीज महंगा होगा, बट सेम रेट में नहीं।
हो सकता है तुम्हारा इनकम 10% से बढ़ रहा हो, आसपास में सारे प्राइसेस 50% से बढ़ रहे हो, उसमें भी सबका एग्जैक्टली 50 से बढ़ेगा क्या? नहीं। हो सकता है किसी का 5% बढ़े, हो सकता है किसी का 100% बढ़े, कुछ भी हो सकता है। सब बढ़ रहा है, ये जरूरी है समझना। ऑल प्राइसेस एंड इनकम्स डू नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट। तो इससे क्या होगा? इनइक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगा। व्हाट इज इनइक्विटेबल? इक्वल नहीं, कम बेसी कम बेसी। ठीक है ना? आ जाओ। हो सकता है ऐसा कि अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में गेन while another सेक्शन में लूज। हो सकता है कुछ सेक्शन कमा रहा है तो कुछ सेक्शन डूबते जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आओ, किस पे अफेक्ट्स देखेंगे, ध्यान देना। पहला, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सैलरीड क्लास, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन सब में हम लोग बात करेंगे, इन सब का बात करेंगे। आओ, सबसे पहले किसका बात किया जाए? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तुम लोग शायद पढ़ा होगा ये चीज। डेटर्स कौन होता है? इन लोगों को पैसा हम लोग देना जो हाँ पैसा लोन में लेते हैं। डेटर्स कौन हो गया? जो पैसा लोन में लेता है। क्रेडिटर्स कौन हो गए? जो पैसा लोन पे देते हैं। ठीक है? टेल मी हु इज द क्रेडिटर? बी इज द क्रेडिटर, क्योंकि वो लोन दे रहा है। जो लोन पाता है उसको अपने बोलते हैं डेटर। ठीक है यहां तक? बोलो, कौन चाहेगा दूसरा आदमी मर जाए? डेबिटर चाहिए क्रेडिटर मत चाहिए डेटर चाहेगा क्रेडिटर मर जाए। और क्रेडिटर हर पूजा में, क्रेडिटर हर पूजा में लंबा उम्र किसका मांगेगा? डेटर का। कि भाई जब तक रुपया चुका ही नहीं मेरा, भगवान इसको उठाना मत। चाहे उसके नहीं से उठा लो, पर मेरा रुपया चुका दे पूरा। ठीक है, आओ। तो ये तो समझ में आ गया अपने को क्या है। डेटर टेक्स लोन, क्रेडिटर गिव्स लोन। अब फॉलो करना ये चीज। बी ने ए को 1 लाख रुपया लोन दिया एट 10% इंटरेस्ट। तो ए बी को एक साल में कितना देगा? 1,10,000। क्लियर? फिक्स्ड है कि नहीं ये चीज? फिक्स्ड है। अब मान लो इस एक साल में इन्फ्लेशन 100% पे है। इन्फ्लेशन 100% पे है। मतलब जो सामान पहले 1 लाख में आता था, कितना में आएगा? 2 लाख में आएगा। तो कायदे से जब ए बी को पैसा रिटर्न कर रहा था, उसको कितना देना चाहिए फिर? 2 लाख देना चाहिए। 2 लाख देना चाहिए कायदे से। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करनी है तो 2 लाख देना चाहिए उसको, क्योंकि बी ने ए को 1 लाख दिया, तो ए बी को 2 लाख देगा। पर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है कि ए बी को कितना देगा? 1,10,000। अब बताओ कौन खुश होगा इस अरेंजमेंट में? ए खुश होगा। बिल्कुल ए खुश होगा। वो बोलेगा यार, इतना इन्फ्लेशन हो गया है और मेरे को सिर्फ 10,000 रुपया देना पड़ रहा है। उसका औकात ही नहीं है, अब इस एक साल में उसका कुछ औकात ही नहीं है 10,000 का। कितना कम देना पड़ रहा है मेरे को। तो ए खुश। ए कौन है? डेटर। डेटर इज स्माइली फेस। क्रेडिटर बोलेगा मैं 10,000 एक्स्ट्रा लेके क्या कर लूंगा, कुछ इसमें तो पॉपकॉर्न नहीं आएगा, इतना महंगाई हो गया है सारा चीज। तो बी कौन है? क्रेडिटर। कैसा फेस बनाए? सो दिस इज द थिंग। समझ में आ गया क्या है? डेटर विल बिकम हैप्पी बिकॉज उसको फिक्स्ड कम रुपया देना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द इन्फ्लेशन रेट। पर क्रेडिटर विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल। चलो ओके, आ जाओ। हाँ, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेटर्स बेनिफिट उठाता है। डेटर्स बेनिफिट उठाता है एट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन।
आओ यहां डेटर्स का बात करेंगे, यहां क्रेडिटर्स का बात करेंगे। देखते क्या है, बोलो। क्रेडिटर्स भी तो सोच के देता होगा ना, मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब इन्फ्लेशन तुमने बोल के थोड़ी ना आएगा कभी, तो कभी भी आ सकता है, सडन। सडन है ये सब चीज। डेटर्स बेनिफिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्या है फॉलो करना, डेटर्स बेनिफिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि दे हैड बोरोड मनी व्हेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वाज हाई। इसको फील करो। डेटर कब पैसा बोरो किए थे? जब पैसे का औकात था, 1 लाख रुपए का औकात था बहुत, परचेजिंग पावर ऑफ मनी वॉज हाई। और जब वो 1 साल बाद रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है फिर? परचेजिंग पावर घट गया, घट गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब उस 1 लाख का कोई औकात ही नहीं है, उससे 4 5 पिज्जा आ रहा है बस 20 20 हजार रुपया का। परचेजिंग पावर हैज फॉलन ड्यू टू इन्फ्लेशन। और मजे का बात, इन लोग को इन्फ्लेशन से खाक मतलब है। दे हैव टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? दे हैव टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने कितना बोला था एग्जांपल में अभी, 10% फिक्स्ड पे करना। हाँ, इन रियल टर्म्स दे पे लेस। भली मनी टर्म्स में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो मनी टर्म्स में, बट रियल टर्म्स में दे आर पेइंग लेस। ठीक है? जय क्लियर है? प्रणय, नेक्स्ट ऑफ क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स ये प्रॉब्लम होगा, दे लूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि जो उनको लोन रिटर्न पे मिला, जो उनको लोन रिटर्न पे मिला एंड जो इंटरेस्ट भी मिला, दोनों मिलाकर भी उसका रोना पूरा नहीं कर सके, है ना? हैव लेस रियल वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइसेस। दे हैव लेस रियल वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइसेस। एग्जांपल में आ जाओ, फटाफट ध्यान देते हैं, फॉलो करना आराम से। A had given a loan of 10,000 to B at 10% per annum, ठीक है, टू बी पेड बैक इन ईयर। ए बी को कितना दिया? 10,000, 10% पे। सो ही विल रिसीव 11,000 एट द एंड ऑफ 1 year, perfect. Now suppose at the time of repayment there is hyperinflation of 100% per year, hyperinflation 100% का है, तो जो बी है, डेटर, जो कि लोन रिटर्न करेगा, will benefit as he just has to settle the amount at 10%, whereas A जो यहां क्रेडिटर था will lose his money as he has lost real value by 90%। 100% बढ़ोतरी हुआ और उसको कितना मिला? सिर्फ 10%। तो 90% तो फॉल हो गया ना। आ जाओ, चलो वापस से बताओ, किस कौन सफर करता है? क्रेडिटर्स। एंड कौन गेन करता है? डेटर्स। ठीक है, आओ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सैलरीड क्लास। सैलरीड क्लास आर दोज पीपल जिनका फिक्स्ड पे आउट है एवरी मंथ। अगर उनको महीना का 20,000 मिलता है तो महीना का 20,000 ही मिलेगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इनका कितना है? 20,000। इनका है 20,000। तो बताओ, विल दे गेन और सफर? सफर, दे विल सफर, दे विल सफर। ठीक है, अब बात ये उठता है कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी इनका सैलरी 20,000 ही रहेगा क्या? इवेंचुअली। यस। इन लोग का जो ट्रेड यूनियंस इसको बोलते हैं, इन लोग का जो कलेक्टिव ग्रुप होता है, वो जाके बात करेगा एम्प्लॉयर से कि चीजें इतनी महंगी हो रही है, आपको तो दिख ही रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आप हमारा पगार बढ़ाओ। तो वो पगार बढ़ाएगा, फिर वो 20 का 30 कर देगा मान लो, है ना? तो वो इवेंचुअली ग्रेजुअली तुम्हारा बढ़ेगा, तुरंत नहीं बढ़ सकता वो चीज। आ जाओ, सैलरीड क्लास लूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सैलरीड क्लास लूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। हाँ, ऐसा होता है कि भैया इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज, दे फेल टू कीप पेस विद द राइजिंग प्राइसेस। जैसे मैंने बताया ना अभी, सैलरी बढ़ेगा और जितना महंगाई बढ़ रहा है उससे कम ही बढ़ेगा सैलरी। और तो और, सैलरी जो बढ़ेगा वो एक टाइम लैग के साथ साथ बढ़ता है। टाइम लैग समझ में आया?
7 साल के बाद में बढ़ता है बाद और में इन्फ्लेशन पहले हो जाता है और 2-3 महीना बाद उनका सैलरी बढ़ता है, तो 2-3 महीना बहुत पछताते हैं उन लोग, है ना। तो टाइम लैग होता है उनके सैलरी इंक्रीमेंट में। टाइम लैग किसके बीच में? बिटवीन प्राइस राइज एंड इंक्रीज इन वेजेस। पकड़ लो, प्राइस राइज हो रहा है 50% से और उनका इनकम बढ़ा 25% से, 2 महीने बाद। वो भी 2 महीने बाद, तो खराब हुआ ना ये चीज। पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है कि सैलरी बढ़ेगा पर इन्फ्लेशन से कम बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? सैलरी बढ़ेगा बाद में बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट्स हो गया। यहां लिख लो, क्या लिखेगा तुम लोग? प्राइस ज्यादा बढ़ता है, पहला पॉइंट के अगेंस्ट मैं लिखा रहा हूं, ठीक है ना। प्राइस डबल एरो है, सैलरी सिंगल एरो। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? टाइम गैप बिटवीन देम। दूसरा वाला पॉइंट बोलता है टाइम गैप बिटवीन देम। समझ में आ रहा है? सही लोग फिर उस समय मतलब जब घटा रहे तो हम ज्यादा बना सकते हैं ना, मतलब कि मतलब उससे कवर हो जाए। पर प्रोड्यूसर बढ़वाएगा नहीं उतना, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट आओ सी में। यहां बात करेंगे अपने फिक्स्ड इनकम ग्रुप, ए के ए पेंशनर्स का बात करें। पेंशनर्स समझ में आता है कौन होते हैं? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायर हो गए उनको पेंशन। हाँ, 60 साल के बाद उनको हर महीना गवर्नमेंट की तरफ से घर चलाने के लिए थोड़ा फिक्स्ड रुपया दिया जाता है, इसको पेंशन बोलते हैं हम लोग। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऊपर देखो यहाँ पे, द फिक्स्ड इनकम ग्रुप is adversely affected during periods of inflation, give a reason for this। adversely affected मतलब खराब, मतलब होता है इसका नेगेटिव, मतलब होता है adversely never means good। ये भी तो सेम ही चीज हो गया, जो फिक्स्ड इनकम कमा रहे, जो पेंशन खा रहे हर महीना, उनका पेंशन फिक्स्ड है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेंशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। दिस इज मच द सेम एज सैलरीड क्लास। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पे अंडरलाइन कर लो, सफर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि ये अलग तरीके से होगा। क्योंकि पेंशनर्स लोग क्या है, बहुत बार अपना रुपया बैंक में रख के रखते हैं, बोलते मैं इंटरेस्ट खाऊंगा उसमें से, और इंटरेस्ट तो हमेशा फिक्स रहता ही है ना। आओ बोलो। पेंशन पेंशनर्स वालों का पेंशन बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है पेंशन। और पेंशन तुम देखो, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसे अभी हम काम करें ना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का, उसमें हम लोग सिखाते क्लाइंट्स को कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है। अभी थोड़ा बहुत पेरेंट्स रुपया जमा करेंगे, ताकि 60 साल के जब वो हो जाएंगे तब उनको पैसा मिलना स्टार्ट करेगा। और हम तो कुछ दिन पहले एक ऐसा प्लान हम बेचे थे एक जन को, तुम साल का 2 लाख रुपया जमा करो। साल का क्या? 2 लाख रुपया जमा करो। कितना साल के लिए? 12 लाख, 12 साल के लिए। ठीक है। अब तुमको सीधे ही 3 दिन बाद 75,000 रुपीज मिल जाएगा। तुम आज 2 लाख रुपया जमा किया, तुम्हारे अकाउंट में 3 दिन बाद कितना रुपया आ जाएगा? सीधे ही 75,000 रुपीज का रिटर्न आ जाएगा। कब तक आएगा ये? 60 ईयर्स तक आएगा। सोचा तुम लोग? अपने सिर्फ क्या किए, 2 लाख रुपया सिर्फ 12 साल जमा किए, और हर साल अपने को कितना मिलता जा रहा है? 75,000। और जब तुम 60 साल के हो जाओगे तब तुमको एक लमसम अमाउंट मिलेगा 40 लाख। क्या क्रेजी प्लान है, सोचो। तो ऐसा ही कुछ पेंशन होता है। 40 लाख मतलब इसको मिला के मिलेगा कि सिर्फ इसका है? अलग से मिलेगा 40 लाख। अच्छा, और जो इन्वेस्ट किया वो अलग? इन्वेस्ट किया है उसके बदले तुमको ये सब मिलते जा रहा है, और उसके बदले तुमको ये भी मिलेगा। कंपनी ये इंडिविजुअल इंसान होगा। कंपनी प्रॉफिट कमाएगा इससे। कंपनी इसको वहां वहां लगाएगा जहां से वो पैसा निकालेगा, और फिर तुमको देते जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, पेंशन काम करता है। तुम्हारे वर्किंग लाइफ में मान लो हर महीना
₹5,000 तुम जमा करते जा रहे हो एक अलग अकाउंट में, उसको बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। तुम 60 साल का हो जाएगा, तुम लोग को हर महीना रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत पेरेंट्स लोग सोचते नहीं है सबके बारे में। प्रोविडेंट पीपीएफ भी होता है। आओ, फिक्स्ड इनकम ग्रुप दे सफर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। होता क्या है कि पेंशन इज फिक्स्ड, पेंशन इज फिक्स्ड एंड आर रिवाइज्ड पीरियोडिकली। रिवाइज्ड पीरियोडिकली समझ में आया? कि पकड़ो साल में 2 बार या साल में 1 बार ही वो रिवीजन होता है उसका, हर महीना नहीं होता रिवीजन, साल में 1-2 बार ही होता है। तब तक तुमका वाट लग जाता होगा फिर, है ना? इंक्रीज इन पेंशन does not keep pace with the rise in prices। समझ में आया ये चीज? पेंशन फिक्स्ड है, पेंशन कमिटी जब मिलेगा साल में 1-2 बार तब वो बढ़ा सकता है, फिर भी हर महीना चेंज नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट आओ, ये पेंशनर्स क्या करते हैं? पेंशनर्स कीप देयर सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। इन लोग पूरा पैसा नहीं उठाते, थोड़ा बहुत पैसा अपने बैंक में रहने देते हैं। और बैंक से क्या मिलेगा इनको? इंटरेस्ट रेट फिक्स मिलेगा वो, तो कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इसको, इनको फिक्स्ड इनकम मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो दे लूज लूज परचेजिंग पावर। तुम लोग पता है, तुम लोग 1 करोड़ रुपया रख लेगा अगर बैंक में, अपने 1 करोड़ रुपया रख लेगा, हर महीना तुम्हारे पास 1 लाख रुपया इंटरेस्ट आ सकता है, उसी से घर चल जाएगा। सोचो, 1 करोड़ तो बैंक में पड़ा ही है, वो तुमको इंटरेस्ट पे करते जा रहा है हर महीना 1-1 लाख रुपया। हाँ, डिपेंड करता है कितना कैपिटल हम लोग रख रहे हैं। अगर कोई 10 करोड़ रख रहा है तो वही तो बोले ना, 1 करोड़ का जितना ही रखो ऊपर नीचे। आ जाओ, फिक्स्ड इनकम ग्रुप हो गया ये चीज। नेक्स्ट आओ, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स। क्या लगता है, एंटरप्रेन्योर्स लूज और बेनिफिट? बेनिफिट कि लूज? क्यों होगा बेनिफिट? क्योंकि कॉस्ट वाले तो हम लोग तो पढ़े थे। यस, वेरी गुड, करेक्ट, आ गया। प्रोड्यूसर्स विल बेनिफिट, प्राइस बढ़ रहा है तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, खुश एकदम, बम 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 प्रॉफिट कमाएगा इन लोग। जहां सैलरीड क्लास की प्रॉब्लम हो जाएगा, जो बिजनेस क्लास है वो बम बम कमाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बिजनेसमैन? आ जाओ, entrepreneurs, businessmen, producers, they tend to benefit during inflation. Prices are rising, profits are generally higher than anticipated. Profits are generally higher than anticipated. Earn windfall profits. Windfall, समझ में आया इसका मतलब क्या है? छप्पड़ फाड़ के, शॉर्ट टर्म मेगा प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म मेगा प्रॉफिट। थिंक अबाउट लॉटरी, लॉटरी को अपने क्या बोलते हैं? विंडफॉल गेन। ठीक है, गैम्बलिंग में तुम लोग जीत गया, उसको क्या बोलेंगे? विंडफॉल गेन। अर्न विंडफॉल प्रॉफिट्स बिकॉज, अब आराम से फॉलो करना, ये अच्छा आ रहा है यहाँ पे लाइन, बिकॉज राइज इन प्राइस हो रहा है, राइट? प्राइस राइज हो रहा है, it will lead to increase in factor prices and cost only after some time gap, है ना? only after some time gap। जो सारी क्लास में हम लोग पढ़े थे, जहाँ वो लोग का प्रॉब्लम है ये लोग का माफी होगा। यहां पे तुम लोग बताए थे ना कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो पहले तो कॉस्ट क्या है? सेम रहेगा। वो 1-2 महीना बाद पकड़ लो, जब एम्प्लॉयज आके कुछ कुछ करेंगे, हाँ, तब इन लोग क्या है, उनका सैलरी बढ़ाएगा, मतलब एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो 2-3 महीना जब तक कॉस्ट नहीं बढ़ा था, वो क्या कमा रहा है? बम बम प्रॉफिट कमा रहा है। बोल बम तारक बम, बम बम प्रॉफिट कमा रहा है। उसके बाद भी ज्यादा ही कमाएगा, थोड़ी ना कॉस्ट उतना बढ़ा देगा वो जितना उसका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट आओ,
दूसरी ओर एंटरप्रेन्योर्स के पास बहुत सारे फिजिकल गुड्स होते हैं, बहुत सारे फिजिकल गुड्स, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, इन सब का भी तो प्राइसेस बढ़ रहा है ना, इनका भी तो प्राइसेस बढ़ रहा है, अर्निंग देम प्रॉफिट्स। मशीन तो यहां वो चीज का बात नहीं हो रहा है। पकड़ लो तुम मशीन खरीदा पहले 10 लाख रुपया में, ठीक है, 2 साल पहले खरीदा था, अब डेप्रिशिएट होकर इसका वैल्यू 8 लाख हो गया है, पर ये सेम मशीन का प्राइस अभी इन्फ्लेशन होते होते 50 लाख में बिक रहा है, सेम मशीन, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। तो तुम बोलोगे ओके ओके, मैं 50 लाख में नहीं, मैं, मेरा यूज्ड माल है ये, मैं आपको 30 लाख में दे दूंगा, कोई भी ले लेगा, कि मैं 2 ही साल पुराना हुआ है, देखिए प्रॉपर एकदम कंडीशन में, चकाचक कंडीशन में, आपको गांव 50 लाख में दे रहा है नया, मैं आपको 2 साल पुराना सिर्फ 30 लाख में दूंगा। समझ में आया? तो कमाई हो रहा है ना इसका। बोलो। गुड क्वेश्चन, उसका भी इन लोग समझ के ही देता है वैसे, कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही इन लोग ज्यादा प्राइस पे देता है। समझा? आ जाओ, क्लियर है ये चीज जो बताए? आ जाओ, लास्ट अपने क्या पढ़ेंगे बच्चों? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होता है? जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसमें होता है मिक्स्ड अफेक्ट। इन्वेस्टर्स के केस में मिक्स्ड अफेक्ट होता है, सम गेन अदर्स लूज। देखो, इन्वेस्टिंग क्लास दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और एक जो फिक्स्ड इनकम अर्निंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक हो गया जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और एक हो गया जो मान लो एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है। एफडी कौन तुमको फिक्स्ड रेट देगा? एफडी, जो लिखित था तुम लोग का वही तुमको मिलेगा, चाहे इन्फ्लेशन 10 गुना ही क्यों ना बढ़ जाए। तो ये वाले इन्वेस्टर्स क्या है? लॉस, लूज करेंगे। तो ये वाले इन्वेस्टर्स, शेयर्स वाले इन्वेस्टर्स गेन करेंगे, बिकॉज जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जाएगा ना, शेयर्स का वैल्यू भी क्या है? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो दे विल गेन। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक। इन्वेस्टर्स इन इक्विटीज, आओ, हाँ, गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, दे गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्यों? अब मेन चीज आ रहा है इसमें, बिकॉज डिविडेंड्स बढ़ता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट के पास लिख लो बिजनेस, आज तुम लोग को ऊपर ही देखा, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट बढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है। बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ने को अपने क्या बोलते हैं यहां पे? कॉर्पोरेट प्रॉफिट। जितना कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा उतना शेयर्स में तुमको डिविडेंड्स मिलेगा। बोलो क्या बोले तुम लोग को हम? जितना कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेगा उतना शेयर्स में तुमको डिविडेंड्स मिलेगा। पर एफडी में इट इज टोटली फिक्स्ड। एफडी में क्या है? आओ मार्क कर लो इसको, जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स टेंड टू लूज, रिसीव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। कुछ पूछ रहे हैं तुम? ये इन्वेस्टर्स वाला में जो डिविडेंड भी मिलेगा वो उतना ज्यादा कोई ना मिलता है dividend। नहीं नहीं, बढ़ेगा, तो फेस वैल्यू टूटता थोड़ा सा तो नॉर्म जरा सा बहुत मिलेगा। प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तो डिविडेंड्स भी बहुत मिलेगा उस केस इन लोग से कंपेटिटिव ज्यादा में। हाँ। अब आ जाओ, ये तुम लोग को समराइज मैनर में दिया हम यहाँ पे। नहीं, वेरिएबल है वो, टोटली वेरिएबल है। डिविडेंड्स देता भी है कभी कभी, कंपनीज नहीं भी देता है। जिस साल तुम्हारा कंपनी प्रॉफिट लॉस खाएगा तुम डिविडेंड दे नहीं पाओगे। आओ समराइज करते हैं अपने जो भी पढ़े। विच सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सफर द मोस्ट एंड गेन द मोस्ट? सफर द मोस्ट, कौन सफर करता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कौन था? लेंडर्स। सैलरीड क्लास। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स में कौन थे?
पेंशनर्स, इन्वेस्टर्स इन फिक्स्ड इनकम अर्निंग एसेट्स। और गेन कौन करते हैं भैया? डेटर्स गेन करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स गेन करता है, इन्वेस्टर्स इन इक्विटीज गेन करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।